नेहरू ने जो 1950 के दशक में सोच रखी थी और वो सोच 1980 और 90 में चीन ने उसको आगे बढ़ाया। चीन के पब्लिक सेक्टर आज पूरी दुनिया में डोमिनेट कर रहा है। ये विजन नेहरू का 1950 में था और 1990 के बाद हमने जो क्या किया, हमने वही चोर किया कि जितने भी नेहरू की मेहनत से बनी हुई पब्लिक सेक्टर थी वो सारा बेचना शुरू किया। उसमें यदि आपको अपने सपनों का भारत बनाना हो और दो नेता का नाम चुनना हो, किसे चुनेंगे आप? मेरी चॉइस है, मेरी पसंद है अंबेडकर और जवाहरलाल नेहरू जी। अंबेडकर सैद्धांतिक पक्ष और जवाहरलाल नेहरू व्यवहारिक पक्ष। जो करना चाहते थे स्टेट और माइनॉरिटी में, जो उन्होंने लिखा था अंबेडकर ने, वो जवाहरलाल नेहरू ने धीरे धीरे किस्तों में लागू किया। अंबेडकर साहब ने शुक्रिया कहा जब बुद्ध जयंती की छुट्टी गस्टेड हॉलिडे जवाहरलाल नेहरू ने पास किया। और इसलिए ये वीडियो बना रहा हूं कि आज जवाहरलाल नेहरू की जयंती है और हमें सबको जानना चाहिए जवाहरलाल नेहरू के बारे में। और नमन है पहले, और सब बधाई, जितने हमारे साथी सुन रहे हैं उन सबको बधाई है। और जवाहरलाल नेहरू आधुनिक भारत के निर्माता में अगर कहा जाए तो सबसे पहले पदान पे होंगे अंबेडकर, और नेहरू एक साथ होंगे। आरएसएस लगातार नेहरू को अटैक कर रही है, गांधी को कोऑप्ट करने की कोशिश कर रही है। आज इस जन्मदिन के अवसर पर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या है योगदान जवाहरलाल नेहरू का आधुनिक भारत के निर्माण में, और क्यों आरएसएस लगातार नेहरू के आइडियाज पर क्यों अटैक कर रही है। मैं समझता हूं कि नेहरू और अंबेडकर दोनों आसपास थे विचार के लेवल पर, चूंकि उन्हें देश चलाना था तो बहुत सारा काम उन्होंने किश्तों में किया। तो इसलिए ये समझना जरूरी है। और जवाहरलाल नेहरू को सब सैल्यूट करिए कि उन्होंने बहुत सारी संस्थाओं का निर्माण किया जो अंबेडकर करना चाहते थे। अंबेडकर नहीं रहे तब भी जवाहरलाल नेहरू लगातार ये काम करते रहे। दो खास मेहमान हैं, जेपी सिंह साहब इलाहाबाद से, और इलाहाबाद बेहद जरूरी है, आनंद भवन, वहीं से शुरू करेंगे। संजीव पांडे साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जेपी साहब को और पांडे साहब को आप लगातार सुन रहे हैं। इलाहाबाद का क्या इंपॉर्टेंस है और कैसे नेहरू के पिता ने इलाहाबाद को बनाने में, संस्थाओं के निर्माण में क्या योगदान दिया, और जवाहरलाल नेहरू का क्या भूमिका थी, ये सब समझने की कोशिश करेंगे इस एपिसोड में। स्वागत है सर जी, बधाई जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन की आप सभी को। जी आपको भी बहुत बहुत बधाई। सर देखिए जवाहरलाल नेहरू 14 नवंबर 1889 को पैदा हुए थे, जो लगभग 134 साल हो गया। जी, उनके पिता मोतीलाल नेहरू एक बहुत ही काबिल बैरिस्टर और माता स्वरूप रानी कुशल गृहिणी थी।
पारिवारिक रूप से संपन्न नेहरू ने अपनी स्कूली शिक्षा हैरो से और कॉलेज की शिक्षा ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज लंदन से पूरी की थी। इसके बाद उन्होंने लॉ की डिग्री कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पूरी की। जवाहरलाल नेहरू 1912 में भारत लौटे और वकालत शुरू की। 1917 में होम रूल लीग में शामिल हो गए। राजनीति में उनका वास्तविक प्रशिक्षण 2 साल बाद 1919 में हुआ, जब वो महात्मा गांधी के संपर्क में आए। उस समय महात्मा गांधी ने रावलेट एक्ट के खिलाफ एक अभियान शुरू किया था। नेहरू महात्मा गांधी के सक्रिय लेकिन शांतिपूर्ण आंदोलन के प्रति प्रभावित होकर आकर्षित हुए। देखिए, जवाहरलाल नेहरू स्टेट्समैन थे और हजारों साल में कोई एक स्टेट्समैन पैदा होता है। एक कहते हैं ना कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो जवाहरलाल नेहरू दीदावर थे। महात्मा गांधी ने आखिर जवाहरलाल नेहरू को ही क्यों अपना उत्तराधिकारी, राजनीतिक उत्तराधिकारी चुना? वैश्विक उथल पुथल और स्वतंत्रता के दौर में गांधी ने नेहरू को अपना उत्तराधिकारी चुना। रामचंद्र गुहा इसका उत्तर देते हैं कि गांधी के अनुयायियों में जवाहरलाल नेहरू ही थे जिन्होंने उनकी सम्मिलित देशभक्ति को थामे रखा। महात्मा की तरह वो भी व्यक्तिगत रूप में और अपनी विचारधारा में नस्ल और धर्म, जाति और वर्ग, लिंग और भौगोलिक परिवेश से ऊपर उठकर थे। वह एक ऐसे हिंदू थे जो मुसलमानों के साथ दोस्ताना व्यवहार रखते थे, जो एक ऐसे ब्राह्मण थे जो जातियों के बंधन को नहीं मानते थे, एक ऐसे उत्तर भारतीय थे जो दक्षिण पर हिंदी नहीं थोपते थे, एक ऐसे शख्स थे जिसकी वैज्ञानिक सोच पर लोग भरोसा करते थे। और गांधी के बाद नेहरू ही सबसे विशाल हृदय व्यक्तित्व थे। सवाल इस बात का है कि खाली मैं आपको एक पढ़ के सुनाना चाहता हूं कि नेहरू ने जो स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर जो अपना वक्तव्य दिया था, भाषण, हाँ, उसके आखिरी पैरा क्या थे? उन्होंने कहा था, हमारा आगे का काम कठिन है, हम में से कोई आराम नहीं कर सकता तब तक हम अपनी प्रतिज्ञा और संकल्प पूर्ण नहीं कर लेते। जब तक कि हम भारत के सभी लोगों को उनकी सौभाग्य रेखा तक नहीं पहुंचा देते। हम एक महान देश के नागरिक हैं और हमें उच्च मानकों पर खरा उतरना है। हम सभी, चाहे हम किसी भी धर्म से संबंधित हो, समान रूप से समान अधिकार, समान विशेषाधिकार और दायित्व के साथ भारत माँ की संतानें हैं। हम सांप्रदायिकता या संकीर्णता को प्रोत्साहित नहीं कर सकते। कोई भी ऐसा देश महान नहीं हो सकता जिसके लोगों की सोच में और कर्म में संकीर्णता हो। ये 14 अगस्त 1947 को उन्होंने कहा था और 23 और आज जो है 14 नवंबर 2023 है। उन्होंने कहा था कि हम दुनिया के देशों और लोगों को शुभकामनाएं करते हैं
कि हम उनके साथ सहयोग करने, शांति, स्वतंत्रता और लोकतंत्र को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। ये जो उनकी घोषणा है उसमें उनकी पूरी सोच परिलक्षित होती है और ये बताती है कि वो कितने बड़े आदमी थे। व्यक्तित्व कृतित्व से कितने बड़े आदमी थे, सोच से कितने बड़े आदमी थे। और आज के संदर्भ में देखें जब कितनी संकीर्ण सोच से देश को चलाने की कोशिश हो रही है, उस समय उनकी एक घोषणा क्या मायने रखती थी। जब देश तमाम छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर भारत देश के रूप में स्वतंत्रता की सांस लेने जा रहा था, तो नेहरू जी बहुत ही महान व्यक्तित्व के व्यक्ति थे और वो कभी भी पैसे के मोहताज नहीं थे। पंडित मोतीलाल नेहरू की वकालत की फीस इतनी थी कि उनको एक मामले में प्रीवी काउंसिल में पैरवी करने के उपलक्ष्य में आनंद भवन गिफ्ट वो मिला था, मेहनताने के रूप में मिला था। उस आनंद भवन को उन्होंने कांग्रेस पार्टी को स्वराज भवन एक ट्रस्ट बना के स्वराज भवन के रूप में परिवर्तित कर दिया। मोतीलाल की 280 बीघा जमीन फूलपुर में थी और जब नेहरू जी के कार्यकाल में इसको बना खाद का कारखाना, तो नेहरू जी ने इच्छा व्यक्त की कि इससे लगी 280 बीघा माने 70 हेक्टेयर जमीन हमारी है और हम चाहते हैं कि यहाँ किसानों को आधुनिक, अत्याधुनिक और प्रगतिशील किसानी के लिए प्रशिक्षण दिया जाए और ऐसा कोई संस्थान बने तो मैं अपनी ये जो 280 बीघा जमीन है वो जो है उसको जो है वो दे दूंगा, दान दे दूंगा। और उनकी सुयोग्य पुत्री इंदिरा गांधी ने 280 बीघे जमीन कार्डेट को कार्डेट के रूप में इसको दी, जिसमें देश भर के किसानों को सालों साल उन्नत खेती, आधुनिक खेती, पशुपालन, मधुमक्खी पालन आदि की निःशुल्क ट्रेनिंग दी जाती है। और यहाँ से जो लोग जाते हैं अपने यहाँ वो उस आधुनिक खेती का उपयोग करके हरित क्रांति में योगदान दे रहे हैं। हरित क्रांति ऐसे ही रातों रात नहीं आ गई थी, उसमें इफको और कार्डेट का भी बहुत बड़ा योगदान था। और प्रकारांतर से नेहरू परिवार, इंदिरा गांधी का भी योगदान था, जिन्होंने इतनी जमीन 1 रुपए की लीज पर 100 साल के लिए जो है क्या कहते हैं इफको को दे दी। नेहरू जी ऐसे राजनेता थे जिन्होंने इतना जो है क्या कहते हैं साहित्य रचा है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, विश्व इतिहास की झलक, पिता का पत्र पुत्री के नाम, इस तरह की ऐसी रचनाएं हैं जो कालजयी हैं और रिसर्च के रूप में हमेशा विद्यार्थियों के लिए जो है लाभकारी रहेंगे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया तो उन्होंने अहमदनगर जेल में रहते हुए 5 महीने में लिखी थी। बहुत लोग सवाल उठाते हैं कि बिना किसी संदर्भ ग्रंथों के या जो आज कट एंड पेस्ट सिस्टम चला हुआ है, इन्होंने इतनी कालजयी पुस्तक कैसे लिख दी। जी, तो ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू।
अब संजीव जी से जरा एक टेक लेते हैं, उसके बाद आपके पास आते हैं। अभी संजीव जी, जेपी सर ने बहुत बढ़िया भूमिका बना दी। एज ए जर्नलिस्ट, एज ए एकेडमिशियन, आप जवाहरलाल नेहरू के कंट्रीब्यूशन को कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे तो आज ये नई जानकारी मिली कि पंडित जी के परिवार में ही फूलपुर के जो खाद कारखाना है उसके लिए इतनी बड़ी जमीन दी। और ऐसे दौर में जब इस देश में सार्वजनिक क्षेत्र के संपत्तियों को औने पौने दाम में बेचा जा रहा हो, और उसको अगर उस समय के पंडित मोतीलाल नेहरू और पंडित जवाहरलाल नेहरू से आप तुलना करें, तो 70 से 80 हेक्टेयर लैंड अगर डोनेट करना, मैं तभी तक यही समझता था कि आनंद भवन जो है उनका निवास, उसको उन्होंने ट्रस्ट बना के दिया था। लेकिन जब आज जेपी सिंह जी ने मुझे बताया कि फूलपुर के जो खाद कारखाना इसको का है और उसको भी पंडित जी के जमीन योगदान है, जमीन का योगदान है, तो मैं तो समझता हूँ कम से कम आजकल के नेताओं को थोड़ी शर्म आनी चाहिए कि जो नेता जो स्वतंत्रता संग्राम में आंदोलन में भाग ले रहे थे और जिनको लगातार आज की डेट में गालियां दी जाती है हर पे कि नेहरू ने क्या दिया, उन्होंने क्या दिया, अगर उनको आज जो गालियां देकर जो कम से कम उनके इस योगदान को और इस हिस्ट्री को पढ़ें, इस देश को पंडित नेहरू ने क्या दिया, मोतीलाल नेहरू ने क्या दिया, और जिस तरह से उनके बारे में एक दुष्प्रचार किया जाता है। देखिए, हम लोग जिस पीढ़ी के लोग हैं उस पीढ़ी में हमारी जो शिक्षा दीक्षा हुई है, मैं बहुत स्पष्ट बोलना चाहूंगा कि वो पंडित नेहरू के जो सोच थी पब्लिक सेक्टर को लेकर, और जो उन्होंने यूनिवर्सिटीज बनाए, जो कॉलेज बनाए, जो स्कूल बनाए, हम लोग उसी पद्धति से आज पढ़ के निकले हैं। सरकारी स्कूल से बचपन में पढ़ाई हुई, वो भी नेहरू जी का जो एक विजन था वो सारे स्कूल उस विजन से बने हुए थे। जिस कॉलेज में हमने पढ़ाई करी और जिस यूनिवर्सिटी में हमने पढ़ाई करी, उसमें चलिए एक यूनिवर्सिटी तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी तो थी, वो पहले की बनी थी, लेकिन वो सारे विजन को जिस ढंग से बाद में उसको डेवलप किया गया, फिर पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में पढ़ा। और जितना भी आज तक मैंने इनफैक्ट गवर्नमेंट सेक्टर में, आजकल मैं प्राइवेट सेक्टर में कभी इलाज करवाने नहीं गया, जितने भी सरकारी क्षेत्र के अस्पतालों में जब भी मैं कभी गया हूँ, कभी मौका मिला है, तो मैं नेहरू जी के ही विजन से बनाए हुए अस्पतालों में गया हूँ। तो कुल मिलाकर मेरा ये कहना है कि जो शिक्षा, स्वास्थ्य और खेती आत्मनिर्भर की, मतलब कि खाने का एक इतनी बड़ी आबादी के लिए जो नेहरू जी का एक विजन था 1947 में जब देश आजाद हुआ था, तो शिक्षा, स्वास्थ्य और खेती और इंडस्ट्री को लेकर एक हर चीज का एक बड़ा एक व्यापक विजन था। ऐसा नहीं था कि कह सकते थे कि नेहरू एक क्षेत्र को मिस कर गए। नेहरू एक ऐसे व्यक्ति थे जैसे लगता था कि कोई भी क्षेत्र को मिस करने, एक भी क्षेत्र को मिस नहीं किया। चाहे पंचवर्षीय योजना, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कीजिए, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन उन्होंने किया पूरे देश का, और इंडस्ट्री के क्षेत्र में कितने बड़े बड़े उन्होंने पब्लिक सेक्टर बनाए, आपके सामने है, भेल, गेल, सेल, ये सारे आपके सामने है। इसी ढंग से आप एग्रीकल्चर के सेक्टर में लीजिए तो सिर्फ भाखड़ा ही एक उदाहरण नहीं है, भाखड़ा तो उनके लिए मंदिर था ही। उसके अलावा आप देखिए कि देश में जो 6-7 जो एग्रीकल्चर के रिसर्च यूनिवर्सिटियां खुली, वो सब नेहरू जी की देन है, नेहरू जी के कार्यकाल में खोली गई है सारी। या नेहरू जी के कार्यकाल में खोली गई, कुछ नेहरू जी के शायद मृत्यु के कुछ दिन बाद ही, कुछ सालों बाद खोली गई, लेकिन ये सारे 1950-60 के दशक में ही ये सारे एग्रीकल्चर सेंटर राजस्थान में, पंजाब के अंदर, उत्तर प्रदेश में जैसे पंतनगर था, और ऐसे जितने भी इंस्टीट्यूशन एग्रीकल्चर रिसर्च के क्षेत्र में खुले। और क्योंकि इतनी बड़ी आबादी थी, देश को आत्मनिर्भर बनाना था, तो नेहरू जी का ये विजन एग्रीकल्चर सेक्टर में देखिए। इसी ढंग से देखिए कि हेल्थ सेक्टर में आज जो हेल्थ सेक्टर का जिस ढंग से प्राइवेटाइजेशन इस मुल्क के अंदर हुआ है, और जिस ढंग से आदमी और इलाज कराने की क्षमता खत्म हो गई है, तो नेहरू जी उस समय सोचते थे कि देश के लोग गरीब हैं और कैसे उनका इलाज होगा। तो देश के दो बड़े प्रीमियर इंस्टीट्यूशन उन्होंने नॉर्थ इंडिया को ही दिया, चंडीगढ़ का पीजीआई और एम्स। और देखिए कि आज जो एम्स बन रहा है, आप उसकी हालत देख लीजिए, और पंडित जी ने जो एम्स दो बनाए थे उनका हालत देख लीजिए। जो नए एम्स जो बने हैं, कहीं तो बिल्डिंग खड़ी नहीं हुई है और लोग कह रहे हैं कोई एम्स चालू हो गया, और कहीं जब बिल्डिंग खड़ी हो गई है तो वहां पता चल रहा है कि डॉक्टर नहीं है, और जहां पे डॉक्टर है तो डॉक्टर इलाज करने के काबिल नहीं जो डॉक्टरों की भर्ती की गई है। ये सारी प्रैक्टिकल शिकायतें आ रही है। तो नेहरू जी का जो विजन था, एक सामाजिक और आर्थिक विजन, पब्लिक सेक्टर के गठन से सबसे बड़ा जो लाभ मिला, वो देश में एक ऐसा वर्ग खड़ा हुआ, मिडिल क्लास खड़ा हुआ, और देश को आत्मनिर्भर बनाया, और इसमें सारे समुदाय के लोगों को लाभ मिला। क्या देश की ऊंची जाति के लोग थे, क्या पिछड़ी जाति के लोग थे, और क्या दलित थे, सबको मतलब कि लाभ उन्होंने देने की कोशिश करी नेहरू जी के एक विजन के हिसाब से।
मैं समझता हूँ कि नेहरू के मुकाबले का नेता अगर पिछले 70 साल में अगर तुलना करेंगे तो नेहरू के मुकाबले में वो सारे उनके पॉकेट में समा जाएंगे, जितने भी, इवन कि उनकी बेटी भी, राजीव गांधी भी, नरसिंह राव भी, और अपने क्या कहते हैं अटल जी बिहारी वाजपेयी भी, और अभी जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं वो भी, वो सब उनके एक एक पॉकेट, दोनों दो दो पॉकेट में नेहरू जी के जो 10 साल का जो काम है ना उसके उसमें समा जाएंगे। नेहरू जी ने 10 सालों में इस देश का जो फाउंडेशन रखा, उसी फाउंडेशन के बल पे आज आप चांद पे पहुंच रहे हैं, उसी फाउंडेशन के बल पे आपने परमाणु ब्लास्ट किया, उसी फाउंडेशन के बल पे जो आपकी एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनी, चाहे विदेश नीति के क्षेत्र में जिस ढंग से उस समय कोल्ड वार था, एक तरफ अमेरिका था, एक तरफ रूस था, और जिस ढंग से कोल्ड वार के बीच एक तटस्थ रणनीति अपनाते हुए नेहरू जी ने भारत की विदेश नीति, आज क्या है आपकी विदेश नीति, कभी अमेरिका के प्रो हो जाती है, कभी इजराइल का हम सपोर्ट कर देते हैं, फिर 10 दिन बाद अपनी गलती महसूस होती है तो आप फिलिस्तीन की बात करने लगते हैं। तो जो स्टेबिलिटी नेहरू की एक विदेश नीति में थी, और उस समय बहुत टफ पोजीशन था, और उस पोजीशन में भी नेहरू ने जिस ढंग से भारत की विदेश नीति अपनाई, तो वो सारी चीजों में नेहरू का आज की डेट में कोई मुकाबला नहीं है। और मैं समझता हूँ कि आपने आज नेहरू को याद किया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जिस ढंग से पिछले 10 सालों में नेहरू के कैरेक्टर का असैसिनेशन किया गया है, और जिस ढंग से नेहरू के कैरेक्टर को लाछन लगाया गया, कि आप कहते हैं कि पेरिस से कपड़े धुल के आते थे, क्या उस समय इतने जहाज थे कि पेरिस से कपड़े धुल के दिल्ली आ गए? जिस तरह के नेहरू और पटेल को लेकर जिस ढंग से विवाद खड़ा किया जाता है, क्या पटेल ने कभी नेहरू के प्रति अपनी नाराजगी प्रकट करी, या कोई ऐसा डॉक्यूमेंटेशन है कि पटेल जो थे नेहरू से नाराज थे? दोनों का जो प्रेम था उससे रिलेटेड और डॉक्यूमेंटेशन मिल जाता है, लेकिन दोनों के बीच आपसी संघर्ष को लेकर कुछ मुद्दों पर असहमति हो सकती है, एक स्वस्थ लोकतंत्र में असहमति हो सकती है। देखिए, नेहरू जी के टाइम में ही कुछ समाजवादी उनकी आलोचना करते थे, और वो इस बात की भी आलोचना करते थे कि नेहरू ने एक उच्च वर्ग पैदा करने की कोशिश करी, एक बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर भी उनको ऐसा लगता था कि नेहरू जी खड़ा कर रहे हैं तो हो सकता है कुछ उच्च वर्ग को फायदा हो जाए, लेकिन शायद वो सोशलिस्ट आज की डेट में होते जो वर्तमान देश है, और वो नेहरू जी के काम से वर्तमान सरकारों की तुलना करते तो पता चलता है कि नेहरू जी कितने सोशलिस्ट थे, कितने वामपंथी थे, कितने समाजवादी थे, और कितने गरीबों के हक की बात करते थे। और आज का जो वर्तमान निजाम है वो किस ढंग से गरीब विरोधी है, या मतलब कि जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन की नीति हो रही है, देश में 2 से 1% लोगों के बीच सारी संपत्तियों का केंद्रीकरण हो गया है, तो आज उनको समझ में आता है कि नेहरू जी ने इस देश के लिए क्या किया। तो उस समय भी जो नेहरू के आलोचक हैं, अगर वो इस समय होते तो क्या सोचते नेहरू और वर्तमान निजाम का तुलना करते हुए, मेरा ये मानना है। जेपी सर, संजीव जी ने बड़ी बात कही कि आज के जितने नेता हैं सब जेब में समा जाएंगे। देखिए, आज के जो नेता हैं वो भारत को या भारत माता को भूमि में सीमित कर दिया है। लेकिन नेहरू जी का क्या विचार था ये भी मैं एक पैरा आपको बताना चाहता हूँ। नेहरू जी का कहना था कि जो बात जानना सबसे जरूरी है वह है कि इस विशाल भूमि में फैले भारतवासी सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। भारत माता यही करोड़ों करोड़ जनता है, जमीन नहीं। और भारत माता की जय, उसकी भूमि पर रहने वाले सब की जय है। ये नहीं है कि वो हिंदू की खाली जय हो, खाली मुसलमान की जय हो, खाली ईसाई की जय हो, खाली पारसी की जय हो, खाली ब्राह्मण देवता की जय हो, वो सब की जय है। मतलब उसमें हमारे समाज के सबसे निम्नतम तबके से लेके और सबसे ऊंचे तबके के लोग शामिल थे। उन्होंने पब्लिक सेक्टर इसलिए रखा ताकि अडानी अंबानी ना पैदा हो, वो सरकारी क्षेत्र में रहे ताकि जनता की उसमें भागीदारी रहे, और जनता ये न सोचे कि वो जो है किसी अंबानी अडानी की जो है नौकरी कर रही है। आज पब्लिक सेक्टर बेचा जा रहा है, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब आप सोचिए कि वो कितने महान और कितने बड़े दिल के आदमी थे। आज राजनीतिक विरोध के नाम पर विपक्ष के नेताओं को जेल भेजा जा रहा है।
जो नेता पब्लिक मीटिंग में हमारे प्रधान सेवक के खिलाफ कुछ बोल देता है, प्रधान सेवक उसकी तरफ ताकते तक नहीं है। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनके बारे में मैंने सुना है विद्यार्थी जीवन में अपने शिक्षकों से कि आचार्य नरेंद्र देव जो सबसे बड़े समाजवादी नेता थे, वो दिल्ली में जाकर जवाहरलाल नेहरू के घर त्रिमूर्ति हाउस में रुकते थे और आपके जो दिल्ली का जो है रामलीला मैदान है, वहां विशाल जनसभा को जवाहरलाल नेहरू की नीतियों की धज्जियां उड़ाते थे और रात में लौट के फिर जवाहरलाल नेहरू के साथ एक मेज पर बैठ के खाते थे। तो ये था उस समय विपक्ष और वो जो है आपस का संबंध। डॉक्टर लोहिया जवाहरलाल नेहरू के दूर आलोचक थे। संजीव भाई ने कुछ समाजवादियों को लेकर कहा, उसमें मेरा ख्याल है कि डॉक्टर लोहिया की ओर उनका इशारा विशेष था, लेकिन डॉक्टर लोहिया भी जवाहरलाल नेहरू के बहुत ही परम मित्र थे आपसे बता दें, और उनका कोई भी राजनीतिक विचारधारा से आपस में दुश्मनी का संबंध नहीं हुआ। जिस समय मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्रता के आंदोलन में शामिल हुए, उस डेट में उन्हें शामिल होने की कोई मजबूरी नहीं थी। पंडित नेहरू चाहते, पंडित मोतीलाल नेहरू चाहते तो वो सीधे इंग्लैंड जाके प्रिवी काउंसिल में वकालत कर दे, उनको प्रयाग इलाहाबाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट में वकालत करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन उन्होंने सारा विदेशी कपड़े का बहिष्कार करके और सारे विदेशी सूट, सारे विदेशी कपड़े त्याग करके, जला करके और जो है मोतिया पहनना शुरू किया। मोतिया कोई भी बता दे कि आजादी की लड़ाई में हेगडेवार साहब ने जो है अपना कपड़ा जला करके और मोतिया पहनना शुरू किया था। मैंने तो अभी तक कहीं पढ़ा नहीं, मुझे कहीं पढ़ने को नहीं मिला। तो ये सोच का अंतर, ये विचार का अंतर, ये व्यक्तित्व का अंतर। तो सवाल इस बात का है कि उस समय से इस समय हम विलोम गति में पहुंच गए। जो बनाया था उसको बिगाड़ने की कोशिश हो रही है और नया कुछ बन नहीं रहा। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जी संजीव जी, आप तो जर्नलिस्ट हैं, एक्टिव हैं, लोगों से मिलते जुलते रहते हैं। आरएसएस के निशाने पर नेहरू है और तरह तरह के मीम बना के तरह तरह के, कांग्रेस उसको डिफेंड नहीं कर पाती है। दिलचस्प ये बात है कि कांग्रेस को जिस तरीके से नेहरू को डिफेंड करना चाहिए था, तो कोई नेता के भाषण में नेहरू का स्टेटमेंट नहीं सुना। जो जेपी सर बता रहे हैं कि एक लाइन बहुत दिलचस्प है, किस तरह का सपना भारत बनाना चाहते थे। तो ये क्या मसला है? आरएसएस अटैक कर रही है, कांग्रेस वाले लोग उनको डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं, कैसे समझे इसको? देखिए, नेहरू का जब तक डेमोलिश ये नहीं करेंगे, जब तक ये उनको नेहरू के कैरेक्टर असोसिएशन नहीं करेंगे, तो बिफोर इंडिपेंडेंस जो इनकी जो गलतियां हैं और जो इन्होंने किया, वो उसका वो सामने आता रहेगा। इनफैक्ट नेहरू सांप्रदायिक राजनीति के बहुत घोर विरोधी थे। और आप ये देखिए कि नेहरू सिर्फ आरएसएस के विरोधी, आरएसएस के विचारधारा के विरोधी नहीं थे, उन्होंने उतना ही जो मुस्लिम लीग की जो राजनीति थी, मुस्लिम लीग की जो विचारधारा थी, उसके भी विरोधी थे। और इनफैक्ट नेहरू का जो एक कंसेप्ट था, वो कंसेप्ट आरएसएस को कभी सूट नहीं कर सकता, क्योंकि नेहरू ने जो बातें करी, नेहरू ने पब्लिक सेक्टर की बात करी, नेहरू ने पब्लिक एजुकेशन की बात करी, नेहरू ने पब्लिक हेल्थ की बात करी, नेहरू ने प्रोफिशियंस की बात नहीं करी। मामला सिर्फ रिलीजन तक नहीं है, मामला जो है
बेसिकली क्रोनिक कैपिटलिज्म का भी है, जिसका नेहरू घोर विरोधी थे और वो आरएसएस की विचारधारा में कभी भी ये जो पब्लिक सेक्टर का कंसेप्ट कभी भी नहीं रहा है। तो आर्थिक रूप से भी आरएसएस जो है, आरएसएस को नेहरू की जो विचारधारा है वो कभी भी सूट नहीं करती। तो ऑटोमेटिक है कि नेहरू को अलग अलग तरीके से बदनाम करने का खेल चलता रहा। लेकिन आप ये देखिए कि आरएसएस और मुस्लिम लीग की विचारधारा जो थी, आरएसएस के जो आइडियोलॉग्स थे वो लगातार यही कहते थे कि हिंदू और मुसलमानों की आपसी एक सहमति नहीं हो सकती, दोनों पूरे राष्ट्र हैं, एक साथ नहीं रह सकते, और यही से मुस्लिम लीग की विचारधारा थी। नेहरू इससे एकदम अलग ही विचारधारा रखते थे, तो निश्चित रूप से वो आरएसएस उनका विरोध करेगी। तो ये सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से, वार्षिक रूप से जो नेहरू की विचारधारा थी वो आरएसएस की विचारधारा से कहीं मेल ही नहीं खाती थी, तो निश्चित रूप से आरएसएस उनका विरोध करेगी। लेकिन अब देखिए, किसी भी चीज को बड़ा और छोटा करने की बात होती है कि नेहरू जो है, नेहरू ने बड़ा किया, लेकिन कभी भी उन्होंने अपने आप को बड़ा बनते हुए नहीं दिखाया। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हमने इस देश पे बहुत एहसान किया है, इतने बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर बनाए गए। तो क्या नेहरू जी ने कभी ये कहा कि हम बहुत एहसान कर रहे हैं? और जैसे में वर्तमान सरकार जो छोटी छोटी चीजों का भी एक क्रेडिट लेने की कोशिश करती है कि चांद पे साइंटिस्टों ने भेजा, लेकिन क्रेडिट कुछ ऐसे दिया जा रहा है कि वर्तमान निजाम ने ही चांद पे सारा कुछ भेज दिया, इसरो के साइंटिस्टों का कोई रोल नहीं था। तो अब बताइए कि नियुक्ति पत्र इस समय वर्तमान सरकार के जमाने में किसी 40-50 लोगों को नियुक्ति पत्र भी देना हो तो देश के बड़े विभाग के कोई मंत्री जाके नियुक्ति पत्र देते हैं 40-50 लोगों का। अगले दिन अखबारों में एक फ्रंट छपता है कि देखिए आज वर्तमान मंत्री ने इस विभाग में 40 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया, और उसके बाद विज्ञापन भी छपता है। अब ये देखिए कि नेहरू जी अगर अपने द्वारा स्थापित पब्लिक सेक्टरों में अगर उस समय नियुक्ति पत्र देने के लिए जाते तो हमको लगता है 10 साल वो नियुक्ति पत्र ही देते, क्योंकि लाखों लोगों को नौकरी दी थी उन्होंने पब्लिक सेक्टर बना के। तो आप समझते हैं कि वो 24 घंटा नियुक्ति पत्र ही देते रहते। वर्तमान में 44, 50, 60, 100 लोगों को नियुक्ति पत्र देने के लिए देश के बड़े बड़े मंत्रियों का टाइम है, और उसको देते हैं, 2 घंटा लगाते हैं, फिर फोटो सेशन होता है और फिर अखबारों में अगले दिन छपता है। तो ये जो है नेहरू और वर्तमान निजाम में अंतर है, तो आरएसएस का उसका विरोध होना स्वाभाविक है, क्योंकि नेहरू ने जो कुछ किया इसका गुणगान नहीं किया, वो लोग देख रहे हैं, नेहरू के बनाए हुए पब्लिक सेक्टर को देख रहे हैं। तो वो जो देख रहे हैं, अगर वो जो देख रहे हैं उसको मिटाना जरूरी है, नेहरू का नाम मिटाना जरूरी है, नेहरू के बनाई हुई संस्थाओं को अब कैसे मिटाएं, वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को कैसे घुसाना है, या कैसे ढंग से उसको डिमोलिश करना है कि वो लोग वहाँ जाना ही छोड़ दें, नेहरू के बनाए हुए किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में बच्चे एडमिशन लेना ही छोड़ दें। तो ये इस तरह की स्थिति क्रिएट की गई है। अब आप देखिए, नेहरू ने जो 1950 के दशक में सोच रखी थी, और वो सोच 1980 और 90 में चीन ने उसको आगे बढ़ाया। चीन के पब्लिक सेक्टर आज पूरी दुनिया में डोमिनेट कर रहा है। ये विजन नेहरू का 1950 में था, और 1990 के बाद हमने जो क्या किया, हमने वही चोर किया कि जितने भी नेहरू की मेहनत से बनी हुई पब्लिक सेक्टर थी वो सारा बेचना शुरू किया। उसमें वर्तमान सरकार और वर्तमान निजाम ही नहीं, हमारे पहले वाले निजाम जिसमें नेहरू के भी उत्तराधिकारी थे, कांग्रेस के लोग थे, उन्होंने इस परंपरा को शुरू किया। तो आज देखिए कि नेहरू का विजन 1950 में था, उस विजन पे बाद में माओ के जो आगे जो फॉलोअर्स थे उन्होंने बात करके आज चाइना को वर्ल्ड की दूसरी इकोनॉमी बना के ले गए। अगर नेहरू के विजन पे अगर हम चले होते और हम लोग स्टैंड कर गए होते तो आज वर्ल्ड के दूसरी तीसरी इकोनॉमी हम खुद बने होते। हम दावा तो करते हैं कि हम वर्ल्ड की तीसरी इकोनॉमी है, हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार कह रहे हैं कि हम थर्ड इकोनॉमी बन जाएंगे, 2027 में भी 5वीं इकोनॉमी है। लेकिन क्या हाल है, एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम तीसरी इकोनॉमी बनेंगे, दूसरी तरफ उन्होंने घोषणा कर दी कि हम 5 साल तक 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देंगे। तो भैया ये कितना कंट्राडिक्शन है कि आप एक तरफ तो कह रहे हो कि हम तीसरी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि हम 80 करोड़ जनता को 5 किलो अनाज देंगे, तो आपकी इकोनॉमी कहाँ है? तो यही नेहरू और यही वर्तमान निजाम को फर्क पड़ता है। नेहरू को आप लाख मिटाने की कोशिश करें, लाख डिमोलिश करने की कोशिश करें, नेहरू ना मिट सकते हैं ना डिमोलिश हो सकते हैं। और जो कुछ बात हुई, नेहरू जी की किताबों की बात करी उन्होंने, तो मैं तो कहता हूँ कि नेहरू जी ने जो लिखा उस समय ना उनके पास कोई अटेंडेंट होता था, ना कोई लिखने वाला होता था, ना कोई उस समय वर्तमान में, बाद में उन्होंने टाइप करवाया, बाद में वो किया, जेल में जो लिखा तो वहाँ उन्होंने खुद ही लिखा।
अब आजकल के जो लेखक हैं वो 10-10 टाइपिस्ट रखते हैं, उन्हीं से कहते हैं कि तुम ही कंटेंट क्रिएट करो, तुम ही टाइप कर दो, मेरा नाम डाल दो, चल जाएगा कि ये बड़े बड़े लेखक हैं। तो वो यही सब चीजें हैं ना कि नेहरू नेहरू से जब कंपेयर होगा तो जो तटस्थ जो आलोचक होगा वो दोनों का काम देखने के बाद उसको पता चल जाएगा कि नेहरू के काम में कितनी ज्यादा नेचुरल काम था और इनका काम कितना बनावटी है। फाइनल कमेंट, आजकल जवाहरलाल नेहरू को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में मुसलमान भी साबित करने की कोशिश हो रही है। देखिए वो छोड़िए, असली बात ये है कि नेहरू ने पब्लिक सेक्टर बनाया, लेकिन नेहरू के बाद जो सरकारें कांग्रेस की भी आई, उन्होंने पब्लिक सेक्टर को चरने खाने का स्थान बना दिया, जिसके कारण पब्लिक सेक्टर घाटे में जाने लगा। क्यों? इन्होंने टॉप हैवी करना शुरू किया और जो नीचे काम करने वाले थे लोग उनको हल्का करना शुरू किया। अब ये नेहरू की गलती नहीं थी, और जो सरकारें आई जो नेहरूवादी सरकारें भी थी, उन्होंने इस गलती को ठीक करने के बजाय इसमें और अपना योगदान डाला। नतीजा था कि एक समय ऐसा आया कि जिस समय जो है आपको मिक्स इकोनॉमी से पूंजीवाद की ओर शिफ्ट करना पड़ा। नरसिम्हा राव की सरकार भी चाहती है, मनमोहन सिंह जो उस समय उनके में अर्थ मंत्री थे वो चाहते तो इस गलती को ठीक कर सकते थे कि पब्लिक सेक्टर में जो टॉप में जो हैवी बना दिया गया था, जो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट हुए थे, जो चरने खाने का इंतजाम किया गया था, उनको एक झटके से निकाल बाहर कर दिया जाता तो सारी कंपनियां चलती। कोई ऐसा नहीं था कि जो न चलती हैं, आपसे बता रहे। नंबर 2 बात देखिए, नेहरू जी ने एक राजनीतिज्ञ के रूप में भारत की राजनीतिक प्रणाली में लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास किया, जिसका हनन हो रहा है। भारत में लोकतंत्र को उन्होंने खड़ा किया, जिसका उन्होंने हनन हो रहा है। उन्होंने संसदीय लोकतंत्र के सिद्धांत व्यवहार का प्रबल समर्थन किया। उनकी दृष्टि में राजनीतिक लोकतंत्र अपने आप में साध्य नहीं, बल्कि वह भारत के लाखों करोड़ों लोगों के दुख दर्द और गरीबी दूर करने का साधन मात्र था। नेहरू जी सब छोड़ के आए थे। नेहरू जी आकर के नहीं जो है वो मतलब धनाढ्य होने की नेहरू जी ने कोशिश की। उन्होंने लोकतंत्र के साथ स्वतंत्रता और समानता के अटूट संबंध को स्वीकार किया। उनका मानना था कि समानता के बगैर स्वतंत्रता और लोकतंत्र का कोई अर्थ नहीं है। अब क्लास हो गया है, एक ये रूलिंग क्लास है और ये मतलब एक शासक है और एक शासित हो गया है। शासित को चिकनी सड़क दिखे, बाकी उसके जो है रहने खाने का जो है न्यूनतम इंतजाम हो। देखिए, नेहरू जी केवल 2 दिन के लिए अपने चुनाव प्रचार में प्रयागराज में, इलाहाबाद में आते थे। कोई आरोप नहीं लगता था कि इसको पैसा बटा, उसको पैसा बटा, यहाँ शराब बटा, यहाँ ये बटा, वहाँ वो बटा। आपसे बता और 1-2 पब्लिक मीटिंग करते थे, कुछ चुनिंदा लोगों से मिलते थे और पूरे इलाके में हाथ जोड़ के खुली गाड़ी में घूमते थे। वो इस तरह जो आज का चुनाव प्रचार है, इससे उनका जो चुनाव प्रचार कोसों दूर होता था। और मैं आपसे दावे के साथ कह रहा हूँ, फूलपुर संसदीय क्षेत्र से अगर आज की डेट में राहुल गांधी या प्रियंका गांधी चुनाव लड़े तो सारे विपक्ष की जमानत जब्त हो जाएगी जो उनके खिलाफ खड़ा होगा। ये वास्तविक स्थिति है। अब वही मैदान छोड़ के भाग जाए तो फिर इलाहाबाद के लोग क्या करें? जबकि फूलपुर की जो संसदीय क्षेत्र है वो जातियों में भयानक रूप से बटी हुई है और आपका जो है अल्पसंख्यक और ओबीसी डोमिनेटेड है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि आज के देश में अगर राहुल और प्रियंका में से कोई आके यहाँ से लड़े तो इलेक्शन स्वीप कर देगा। तो ये वास्तविक स्थिति है और कहने के लिए कोई किसी को कुछ भी कहे तो इसमें तो किसी के मुंह पे रोक है नहीं। कभी जवाहरलाल नेहरू के जमाने में ये आरोप नहीं लगता था कि डिब्बा बदल दिया गया, वो उनके बाद के आने वाले समय में ऐसा जो कुछ भी हो, लेकिन पहले ऐसा कोई आरोप नहीं लगा कि डिब्बा बदल दिया गया।
इलेक्शन में रिगिंग कर दी गई। तो ये सब जो स्थितियां आज की विद्रूप पैदा हो गया है, तो ये तो एक प्रकार से जवाहरलाल की आत्मा पर चोट है। और जो शुरू में आपने कहा कि अगर केवल 2 लोग, ये आप केवल 2 लोगों में इस बात को सीमित नहीं कर सकते, क्योंकि हम डॉक्टर अंबेडकर और जवाहरलाल नेहरू के साथ अगर गांधी जी का नाम नहीं लिया जाएगा तो बात अपूर्ण रहेगी। जी जी संजीव जी, चलते चलते एक कमेंट। देखिए, जो देश की स्थिति है, इस मुल्क की वर्तमान में जो स्थिति है और जिस ढंग से मतलब कि देश के हालत खराब है, चाहे लोग जितना बात करें, चाहे आर्थिक रूप से कहें, चाहे सामाजिक रूप से करें, चाहे धार्मिक एंगल से देखें, तो समाज में जिस ढंग से बंटवारा हो चुका है, तो ऐसे समय में तो हम इतना ही चाहते हैं कि क्या कोई पंडित नेहरू मिल सकता है, क्या दोबारा कोई पंडित नेहरू आ सकते हैं। फिलहाल तो वर्तमान में मुझे कोई लगता नहीं किसी भी राजनीतिक दल में, चाहे वो क्षेत्रीय दल हो, चाहे कांग्रेस पार्टी इवन की हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, तो इस ढंग का लीडरशिप तो हमको नहीं लगता कि अगले 40 साल 50 साल में भी इस मुल्क को मिलना है। और ये हमारे पूर्वज बड़े खुशकिस्मत थे जिन्होंने आजादी से पहले भी नेहरू को देखा और आजादी के बाद नेहरू के कामों को देखा। हम लोग उतने खुशकिस्मत नहीं है। हम लोग जिस युग में पैदा हुए थोड़े अच्छे काम देखे, बहुत ज्यादा बुरे काम देख रहे हैं। समाज बटा हुआ दिख रहा है, धार्मिक रूप से बटा हुआ है, आर्थिक स्थिति देश की बहुत ही खराब है, चाहे जितनी जितनी लंबी बात की जाए। एक मंत्री के पुत्र जो है उनका वीडियो वायरल हो रहा है, 500 करोड़ का, कोई कार्रवाई नहीं होती। और कोई विपक्षी दल का नेता किसी क्वेश्चन कोई पूछ रहा है तो उससे कहा जाता है ये किसी कॉर्पोरेट घराने से क्वेश्चन लेकर उस पर एथिक्स कमेटी की मीटिंग हो जाती है। संसदीय लोकतंत्र कितना मतलब कि नीचे जा चुका है, उस पर मीटिंग हो जाती है, उसकी सदस्यता लेने की बात हो रही है। उसी पार्लियामेंट के अंदर एक व्यक्ति को उसके धर्म को लेकर उसको गालियां दी जाती है, उस पर कोई कमेटी की मीटिंग नहीं होती। तो आप यही सोचिए कि क्या नेहरू के युग में ऐसा संभव था? नेहरू के युग में क्या लोकसभा में कोई इस तरह का सांसद ऐसा क्या कोई व्यवहार करता, और अगर कर भी देता तो उसकी क्या स्थिति होती? तो मेरा ये मानना है कि हम लोग संसदीय लोकतंत्र के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। और ऐसे में अगर ये देश का बड़ा सौभाग्य होगा कि कोई नेहरू जैसा लीडरशिप दोबारा मिले और अगले 50 साल में मिले, तब भी मैं समझता हूँ कि देश का बड़ा सौभाग्य होगा। जी शुक्रिया आप दोनों का, और बहुत शानदार बातचीत रही। जेपी सर, हाँ, मैं जरा संजीव भाई की बात को आगे बढ़ाने का एक दिमाग में आ गया है। नेहरू जी ने संघवादी प्रावधानों माने फेडरल स्ट्रक्चर जो हमारे संविधान का है उसको मजबूती से स्थापित करने में बहुत बड़ा योगदान दिया। राज्यों के बीच सत्ता का समुचित बंटवारा किया गया। राज्यों की स्वायत्तता का आदर करते हुए नेहरू कभी भी राज्य सरकारों पर अपना निर्णय नहीं थोपते थे, न ही उनकी नीतियों में हस्तक्षेप करते थे। नेहरू युग में सेना पर नागरिक सरकार की श्रेष्ठता की परंपरा पूरी तरह स्थापित हो गई थी। और चूंकि मैं अंबेडकर नामा पर अपनी बात रख रहा हूँ, इसलिए एक बात और बताना चाहता हूँ। नेहरू सामाजिक बदलाव के प्रति भी बेहद सजग थे। संविधान में पहले ही अनुच्छेद 17 के अंतर्गत छुआछूत उन्मूलन का प्रावधान शामिल कर लिया गया था। नेहरू सरकार ने इसमें और वृद्धि करते हुए 1955 में अछूत विरोधी कानून पास कर दिया, जिससे छुआछूत का रिवाज दंडनीय और संज्ञेय अपराध बना दिया गया। जी चलिए, बहुत शानदार बातचीत रही है, बहुत नई बातें मुझे जानने का मौका मिला। और 1948 में गांधी की हत्या कर दी गई, नाथूराम गोडसे दक्षिण पंथ से जुड़े हुए। उसके बाद जिम्मेदारी जवाहरलाल नेहरू के ऊपर थी, अंबेडकर के ऊपर थी। अंबेडकर जो सैद्धांतिक रूप से सोचते थे, जवाहरलाल नेहरू ने व्यवहारिक पक्ष में वो सारे बनाए। स्टेट एंड मैनिटीज उनका मैनिफेस्टो है, एक बार पढ़ेंगे। सभी साथियों से आग्रह है कि जरूर पढ़ें।
जो जो उन्होंने लिखा था, जवाहरलाल नेहरू को उन्होंने सौंपा था, स्टेट कैपिटलिज्म, स्टेट कंट्रोल करेगा, वो सारे जवाहरलाल नेहरू ने धीरे धीरे करके लागू किए। ये अम्बेडकरनामा विशेष रिमेम्बरिंग जवाहरलाल नेहरू, पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत शानदार जानकारी है, मेरी जानकारी बढ़ी। और जेपी साहब कह रहे हैं कि फूलपुर में आज भी प्रियंका राहुल चले जाएं तो क्लीन स्वीप कर जाएंगे। फूलपुर लोकसभा क्षेत्र, जवाहरलाल नेहरू वहीं से चुनाव लड़ते थे। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकरनामा। जल्दी मिलता हूँ अगले एपिसोड में। शुक्रिया सर, थैंक यू।